हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। आज लेक्चर नंबर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंट्रोडक्शन होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। जैसे कि चैप्टर के नाम से पता लग रहा है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन को अंदर लाना और CO2 को बाहर देना। ठीक है, तो एक्सचेंज होना गैसेस का। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड्स मतलब बॉडी के कौन से फ्लूइड्स होते हैं और उनकी सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन क्या हुई भाई साहब? ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं बात करूँ, ब्लड है हमारे पास, मेन जो बॉडी का फ्लूइड है वो ब्लड होता है। ठीक है, और हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बट अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो ब्लड का जो मेन काम है वो क्या है? सर्कुलेट करवाना चीज़ों, जैसे कि ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सबको सर्कुलेट करवाना। गैसेस हो गई, CO2 ब्लड के थ्रू जाती है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आती है। तो इस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का, सर्कुलेट करने का काफ़ी सही काम करता है। और अगर मैं बात करूँ हार्ट के साथ, बेसिकली अगर हार्ट हो और ब्लड हो तो दोनों साथ में मिलजुल कर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करवाते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट रहेगा इस चैप्टर का कि हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं और क्या बोलते हैं RBC WBC आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में और प्लेटलेट्स आती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में ये पढ़ रहे होंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि ब्लड के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, तो उनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स की अगर मैं बात करूँ, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप होता है, B पॉजिटिव होता है, B नेगेटिव होता है, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। फिर एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, लाइक मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है वो, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद हो जाएगा तुम्हें, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से और अच्छे से पढ़ेंगे उनको। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा डबल सर्कुलेशन के बारे में। जो हमने पाथवे पढ़ा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, वो हमने एक ओवरव्यू लिया था कि भाई साहब हमें एक ओवरव्यू चाहिए, बिकॉज हमें पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ना था। पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ना था, इसलिए हमने ओवरव्यू लिया। इस चैप्टर में उसको डिटेलिंग में पढ़ रहे होंगे। डबल सर्कुलेशन नाम दिया गया है, डबल सर्कुलेशन नाम दिया गया है जिसमें से, ठीक है, तो उसको डिटेलिंग में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद फिर भाई साहब ठीक है कुछ डिसऑर्डर्स बचेंगे, उनको अच्छे से निपटाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम ओवरव्यू तो नहीं कह सकते, डिटेल में पढ़ रहे होंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और बाकी सब चीज़ें। RBC के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, किस तरीके से RBC बनती है। WBC के बारे में, कितने टाइप्स की होती है WBC, आज के लेक्चर में उतना पढ़ेंगे। चलो यार शुरू करते हैं हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। खाली पेज। तो सबसे पहला है, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें दिखेगा, ब्लड को बोला गया है द बॉडी फ्लूइड। मतलब मेनली जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है वो ब्लड है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो जो भी ट्रांसपोर्ट, जो भी सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें, वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हो गई, सब कुछ किसके अंदर है? ब्लड के अंदर है। अगर मुझे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचानी है तो किसके थ्रू पहुंचेगी? ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। तो सिंपल सी बात है ये। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा हो, याद हो, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला गया था हमारे ब्लड को। कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, सिंपल सी बात है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सपोर्ट एंड लिंकेज। तो लिंकेज का काम कर रहा है, पूरी बॉडी में जो है बेसिकली प्रेजेंट होता है, तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। सिंपल सी बात है। चलो उसके बाद ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें। ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है, प्लाज्मा 55% है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब जो सेल्स हैं ब्लड की और प्लेटलेट्स हैं वो है 45%। ठीक है, तो प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, वाटरी पार्ट जो है, लाइक उसको बोला गया है प्लाज्मा। ठीक है, और बाकी जो सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं ब्लड में, उसको बोला गया है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स सिंपल सी बात है, किसी ना किसी, जैसे कि प्लेटलेट्स हैं, वो किसी चीज़ के ब्रेकडाउन से बनती हैं, आगे जाके पढ़ रहे होंगे हम। ठीक है, ब्रेकडाउन होके सेल्स बनती हैं, उनको बोला गया है प्लेटलेट्स। ठीक है, या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो भी बनती हैं आराम से, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड बोला गया है प्लाज्मा को। स्ट्रॉ कलर मतलब तुमने वो येलोइश सी स्ट्रॉ देखी हो तो वैसा सा कलर कुछ होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा का 55% तो कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में। अब यहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि 55% तो प्लाज्मा है, 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, ये क्या है? देखो प्लाज्मा 55% है,
अब प्लाज्मा के अंदर भी तो चीज़ें होंगी ना, मतलब प्लाज्मा है, वाटरी पार्ट है, तो उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो बोला गया है जो प्लाज्मा के अंदर है 90 to 92% प्लाज्मा पानी के मदद से बना, मतलब पानी है प्लाज्मा में 90 to 92%, ठीक है। 6 to 8% बोला गया है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेनली हमें 3 प्रोटीन्स के बारे में जानना है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है। बहुत ही प्यारे। फिब्रिनोजन बोले तो क्लोटिंग के काम आना। क्लोटिंग क्या होता है, जब मैं तुम्हें बताया था पहले भी कि यहाँ पर तुम्हें क्लॉट दिखता है, मतलब जब चोट वगैरह लगती है तो यहाँ पर क्लॉट बन जाता है, वो ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, उसको क्लॉट बोला जाता है। अब अगर वो ना बने तो क्या होगा, खून रुकेगा ही नहीं, और अगर खून नहीं रुकेगा भाई साहब तो फिर तो तुम्हारा काम तमाम, ठीक है। तो इसीलिए फिब्रिनोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आता है ग्लोबुलिन। अब इम्यूनिटी भी चाहिए हमें, ठीक है, तो इम्यूनिटी के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबुलिन। एंड एल्ब्यूमिन क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ रहे होंगे इनके बारे में भी, बट अभी इतना जानते हैं कि ये 3 प्रोटीन्स मेनली जो है ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स बोला गया है, ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, यूरिया, ये प्रेजेंट हो सकता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा वाटरी पार्ट है। उसके बाद सेल्स वाले पार्ट में चले तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है, ब्लड सेल्स आती है। ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स को बोला गया है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला गया है, थ्रोम्बोसाइट्स। वो अब क्यों बोला गया है इनको, वो तो भाई साहब जब हम देखेंगे ना कि प्लेटलेट्स बनती कैसे हैं तब हमें पता लगेगा थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोला गया। चलो भाई साहब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो याद हो गया सबको, प्लाज्मा 55% तक प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा के अंदर भी 90 to 92% वाटर है, बिकॉज क्या है प्लाज्मा, अगर मैं ब्लड की बात करूँ ना तो प्लाज्मा है, उसके अंदर आरबीसी है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी है, दैट इज योर ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, वाटरी पार्ट है ब्लड का, ठीक है जी। तो 6 to 8% प्रोटीन्स है किसके अंदर प्रेजेंट, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है जी। तो ब्लड सेल्स क्या है हमारे पास, ब्लड सेल्स है आरबीसी जिसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी जिसको बोला गया है ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स बोला गया है, ठीक है। आरबीसी का जो नंबर है दैट इज और 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब, मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, याद रख लेना इसको। और डब्ल्यूबीसी का नंबर देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं है, आरबीसी का नंबर ज़्यादा है, ठीक है जी। तो रेड ब्लड सेल्स, तुम्हारा ब्लड जो है लाल रंग का दिखता है, तो ऑब्वियसली अगर आरबीसी का नंबर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, उस तरीके से अगर हम देखा जाए तो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। तो आरबीसी जैसे कि हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, बाइकॉन्केव होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। क्यों नॉन न्यूक्लिएटेड है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना, और ठीक है CO2 का भी होता है, जैसे कि पिछला चैप्टर याद है ना, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर मैं बात करूं, अगर एक ऐसी चीज़, एक ट्रक बना रखा है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ही होना है, तो अगर ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रक बना रखा है तो मैं क्या चाहूँगी कि वो ट्रक खाली हो या पहले ही भरा हो, नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ट्रक है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, लाइक आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो मैं चाहूँगी कि वो खाली सिर्फ इतना ही, मतलब हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा हो उसमें। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ही काम है ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए हमें उसमें अंदर कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी अदर ऑर्गेनेलीज नहीं रखनी है। फिर बोला गया है, एक सेकेंड वेट, फिर बोला गया है लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन होता है लाइफ स्पैन इनका, ठीक है। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्या होता है, जहाँ पर दफनाया जाता है, जो ग्रेवयार्ड बोलते हैं जिसको, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, बिकॉज यहाँ पे जाके आरबीसी मर भी जाती हैं और बन भी जाती हैं, ठीक है जी। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स, देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को ग्रैन्युलोसाइट बोल रही हूँ, साइट मतलब सेल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, और किसी को अग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं, ग्रैन्यूल्स का मतलब पता है तुम्हें, दर दरे से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी को ग्रैन्युलोसाइट्स बोल रही हूँ, तो अगर किसी के आगे अ लग जाता है, असेक्सुअल, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है जी। अगर किसी के आगे अ लग जाता है मतलब वो उसके अंदर एब्सेंट का साइन जो है वो अ है, ठीक है, मतलब AR, ठीक है। तो अग्रैन्युलोसाइट क्यों लगाया गया है, बिकॉज उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। और ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हों, इसीलिए उसको ग्रैन्युलोसाइट बोला गया है। इसी के बेसिस पर हम बांटते हैं हमारी डब्ल्यूबीसी को ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स में, ठीक है जी। लेट्स गो आगे, ठीक है। अब देखो, तुमने इसमें ब्लड लिया,
यहाँ तुम्हारे पास ब्लड है इस टेस्ट ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज किया। अगर तुमने देखा होगा कि कुछ मशीन है टेस्ट ट्यूब में, ऐसे मशीन लगाई सेंट्रीफ्यूज और पूरा ऐसे ऐसे चर्निंग हो गई, पूरी घूम गया ब्लड पूरा, ठीक है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोला गया है, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो भारी पार्ट है, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को जैसे कि मक्खन बनाते हैं, ठीक है, तो मक्खन बनाते हैं तो वाटरी पार्ट जो होता है वो अलग हो जाता है और जो भारी पार्ट है, ठीक है, वो बैठ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे होगा, अगर किसी को बहुत तेज़ तेज़ घुमाओगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, भारी पार्ट नीचे बैठ जाएगा और जो वाटरी पार्ट था वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। उसी तरीके से ब्लड का भी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि भाई साहब जो भारी पार्ट है उसमें क्या आया, आरबीसी आई। आरबीसी तो नीचे बैठ गई, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो सेल से बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर, हीमोग्लोबिन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई साहब, तो ऑब्वियस सी बात है आरबीसी सबसे नीचे बैठ गई, ठीक है। तो सबसे नीचे तुम्हें कौन सा पार्ट दिखा, तुम्हें दिखी आरबीसी। फिर उसके बाद तुम्हें जो सेल, अब सिंपल सी बात है, ऊपर प्लाज्मा ही आएगा, क्योंकि अगर भारी पार्ट जो हम देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स या आरबीसी, सिंपल सी बात है। मैं अगर बात करूं, आरबीसी एक सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल है, प्लेटलेट सेल्स हैं, तो वो नीचे आएंगी, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ दिखी, हमें नीचे दिखी। फिर हमें बफी कोड दिखा। बफी कोड क्या बोला गया है, बफी कोड किसको बोला गया है, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स को बोला गया है बफी कोड। तो बफी कोड क्या, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स को बोला गया है, ठीक है। बफी कोड बेसिकली ये लेयर है जो सेपरेट कर रही है आरबीसी और प्लाज्मा को, ठीक है। अब ये किसके बेसिस पर होता है, डेंसिटी के बेसिस पर। आरबीसी की डेंसिटी ज़्यादा होगी इससे और डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स की थोड़ी कम होगी आरबीसी से, इसीलिए वो ऊपर लेयर बनी, ठीक है। आरबीसी की डेंसिटी नीचे है तो ऑब्वियसली वो नीचे बह गई, मतलब नीचे सबसे बॉटम पे डिपॉजिट हुआ, ठीक है जी। तो बफी कोड क्या है, लेयर जो मतलब इंटरफेस बना रही है किसका, किसके किसके बीच में, प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 45% अगर हमने देखा था, दैट इज़ योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स नीचे नीचे दिख रहे हैं, तुम्हें आरबीसी दिख रही है, बफी कोड दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ, प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके अंदर भी भाई साहब 55% के अंदर भी क्या है वो भी देख लेते हैं, चलो। न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, गैसेस, एक्सक्रीटरी वेस्टेज, एग्जाम्पल एक्सेट्रा, ठीक है। 1% सॉल्यूट, 5% आयंस, ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा, इतना फालतू में नहीं देखना, बट हल्का थोड़ा देख लो। 90-92% वाटर मिलता है तुम्हें, ठीक है। 6 to 8% प्रोटीन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्लाज्मा में, ठीक है। तो ज़्यादातर प्लाज्मा किससे बना होता है, पानी से बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा मतलब मैट्रिक्स है जो ब्लड का प्लाज्मा है, 90 to 92% बोला गया है पानी से बना है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा में 3 तरीके के मेनली प्रोटीन्स पाए गए हैं, प्रोथ्रोम्बिन भी, ये भी क्लॉटिंग में ही काम करता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन बोला गया है मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्या, एल्ब्यूमिन बोला गया है मेंटेन्स ऑस्मोटिक, ठीक है, मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ग्लोबुलिन क्या है, इम्यूनिटी ग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा, बीटा, गामा भी नेक्स्ट स्लाइड पर। फिब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग बोले तो जो क्लोट बनवाना है वो किसके बनेगा, किसकी हेल्प से, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एल्ब्यूमिन क्या है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुम्हारे अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हुए, जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा तुम्हें एल्ब्यूमिन दिखता है, ठीक है जी, बिकॉज ऑस्मोटिक बैलेंस मैनेज करना है, ठीक है। अब ये जो है भाई साहब एल्ब्यूमिन, तुम्हें लग रहा है क्या, कैसे ऑस्मोटिक बैलेंस होगा, ये फलाना ढमकाना, तो अभी नहीं पढ़ सकते हम, बिकॉज हमने लिम्फ के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि सारा टॉपिक लिम्फ से रिलेटेड है, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ये लिम्फ बोलते हैं। तो जब हम लिम्फ वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो अब इसको अच्छे से टैकल करेंगे, बट अभी के लिए इतना जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमली प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, बनता कहाँ है, लिवर के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसीलिए तुमने देखा होगा जिसका लिवर ख़राब हो जाता है, तो अगर लिवर ख़राब हो जाता है तो उसके जो लाइक स्टमक बेसिकली वो पेट देखा होगा उसका, तो ज़्यादातर उसके अंदर बहुत सारा वाटर भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा मतलब लिवर ख़राब हो जाता है तो तुम्हें वाटर का डिपोजिशन मिलेगा, मतलब वाटर दिखेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं कर पाएगी, बिकॉज एल्ब्यूमिन कहाँ बन रहा है, लिवर में बन रहा है। अगर लिवर ही ख़राब हो गया तो एल्ब्यूमिन नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो जी,
एल्ब्यूमिन मोस्ट अबंडेंट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबुलिन्स के बारे में, हाँ ग्लोबुलिन्स अभी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलिन क्या है, हमारी जो सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी के लिए जो प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वो ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है। हमारे पास 3 तरीके के ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो अल्फा ग्लोबुलिन मतलब ये जो अल्फा और बीटा है ना, ये काम आते हैं ट्रांसपोर्ट के। कैसे, जैसे कि अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है हॉर्मोन्स का, लिपिड्स का, फैट सोल्यूबल विटामिन्स का, ठीक है, तो ये अल्फा ग्लोबुलिन्स काम आएंगे। अगर बीटा ग्लोबुलिन्स की बात करूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, लिपिड्स, इनके लिए बीटा ग्लोबुलिन्स बने हुए हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन भी एक तरीके की प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन हॉर्मोन्स का, लिपिड्स का, फैट सोल्यूबल विटामिन्स का अगर हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है। बीटा ग्लोबुलिन क्या है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करवाना, लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करवाना, तो हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन है। गामा ग्लोबुलिन, अब इसमें क्या है, प्लाज्मा सेल्स, जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनसे क्या बनती हैं, हमने ये ऐसे लिखते हैं, प्लाज्मा सेल से क्या बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, ये हमारा डिफेंस प्रोटीन है। डिफेंस प्रोटीन जो हमारे ये क्या बोलते हैं, गामा ग्लोबुलिन है। अब प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल से क्या बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि अगर हमें कोई डिजीज़ होता है तो उसके लिए बनाई जाती है, उससे फाइट करती हैं, उसको बोला गया है एंटीबॉडीज़, ठीक है जी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, एंटीबॉडीज़ है। इन एंटीबॉडीज़ मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर हमें कोई डिजीज़ हुआ उससे फाइट करने को ही क्या बोला गया है, इम्यूनिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई डिजीज़ हो रहा है तो उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन कर रहे हैं, हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या प्लाज्मा सेल से बनती हैं ये, ठीक है जी। तो प्लाज्मा सेल से क्या बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि एक एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ क्या है, अगर हमें कोई डिजीज़ होता है, कोई पैथोजन अटैक करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन का ये पार्ट है। चलो जी, अल्फा और जो हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन है वो ट्रांसपोर्ट के काम आ रहा है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस प्रोटीन है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इरेथ्रोपोइसिस की या ल्यूकोपोइसिस की, ठीक है, या इसके अंदर हम प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ, बोन मैरो होता है, हमारी जो बोन है उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, हमारे पास रेड बोन मैरो है, क्या है भाई साहब, अरे रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन, अरे यार बोन मैरो, हाँ जी, ठीक है। अब बोन मैरो क्या होता है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी सा टिश्यू प्रेजेंट होता है बोन्स में, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये स्टेम सेल्स क्या बोला है भाई साहब, स्टेम सेल्स होती हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला गया है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या मतलब है, देखो इन सेल्स के पास मतलब इन सेल के पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये बॉडी की सारी सेल्स को बना सकती है। सारी सेल्स, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर सारी सेल्स को बना सकती हैं, बट अगर अभी हम बात कर रहे हैं ब्लड की, ठीक है, तो हमने देखा जो स्टेम सेल्स है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को भी बना सकती हैं, प्लेटलेट्स को भी बना सकती हैं, वाइट ब्लड सेल्स को भी बना सकती है, मतलब ल्यूकोसाइट्स को, इरेथ्रोसाइट्स को, सबको बना सकती हैं, ठीक है। तो बोन मैरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ऐसी सेल्स हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को बनाती हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो कितनी इंपॉर्टेंट हुई हमारे लिए, बिकॉज हम बने किससे हुए हैं, सेल से ही तो बने हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ रेड बोन मैरो, जहाँ पर हमारे पास स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टेम सेल्स क्या है, टोटीपोटेंट बोला गया है, मतलब उनके पास टोटल पोटेंशियल है कि पूरी की पूरी बॉडी सेल्स को कैन लिखा गया है टोटीपोटेंट, मतलब टोटल पोटेंशियल, कैन मेक ऑल टाइप ऑफ बॉडी सेल्स, पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स को बना सकती है, इनको बोला गया है स्टेम सेल्स, ठीक है जी। अब रेड ब्लड सेल्स के बनाने को क्या बोला गया है, इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रो मतलब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो टर्म हम यूज़ करते हैं आरबीसी के लिए। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यहाँ है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस किसको बोला गया है, पोइसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, तो ल्यूकोसाइट्स के फॉर्मेशन को बोल दिया है ल्यूकोपोइसिस, ठीक है जी। तो इतना तो चलो बढ़िया।
ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनको भी पढ़ेंगे अभी कैसे बनती हैं प्लेटलेट्स के बारे में, बट अभी इतना ही, इरेथ्रोपोइसिस ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि बोन के अंदर एक स्पॉन्जी सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कंटेन करता है, स्टेम सेल्स को कंटेन करता है। स्टेम सेल्स क्या होती हैं भाई साहब, स्टेम सेल्स जो है उनके पास पोटेंशियल है कि भाई साहब पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स को हम बना सकते हैं उनसे, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, अब भाई साहब आ जाओ ल्यूकोसाइट्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं ल्यूकोसाइट्स WBCs, इम्यूनिटी का काम, एलर्जिक रिएक्शन से लड़ने का काम, ठीक है, करवाने का काम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स बेस्ड ऑन साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं और अग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, विद ग्रैन्यूल्स, अग्रैन्युलोसाइट्स क्या है, विदाउट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ग्रैन्युलोसाइट्स किसको बोला गया है, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अग्रैन्युलोसाइट्स किसको बोला गया है, विदाउट ग्रैन्यूल्स, मतलब विदाउट ग्रैन्यूल्स बोले तो जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगी, सिंपल सी बात है। अब देखो एक ट्रिक है, देखो इसको याद करने का, वैसे ट्रिक तो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी अबंडेंस बोले तो कौन सी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो इनकी अबंडेंस मतलब जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, जिनके पीछे भी ये फाइल आ रहा है, न्यूट्रोफाइल, बेसोफाइल, इसिनोफाइल, तो कौन सी होंगी, ग्रैन्युलोसाइट्स होंगी, ग्रैन्यूल वाली। और जिनके पीछे नहीं आ रहा है उसको हम बोलेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक होगी। न्यूट्रोफाइल्स क्या है, 60 to 65% न्यूट्रोफाइल्स प्रेजेंट होती है, इसिनोफाइल्स 2 to 3% प्रेजेंट होती है, बेसोफाइल्स लेस देन 1% प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लिम्फोसाइट्स 20 to 25% प्रेजेंट होती हैं, मोनोसाइट्स 6 to 8% प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब क्या ट्रिक थी, जिनके पीछे फाइल आ रहा है वो है ग्रैन्युलोसाइट, जिनके पीछे नॉर्मल ऐसे लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, तो कौन सी है वो अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। चलो अब इनकी अबंडेंस किस तरीके से याद रखनी है, मतलब देखो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई साहब ये 3 है इसको लगा दो, फिर ये नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको अबंडेंस कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले कौन सी आ रही है, न्यूट्रोफाइल, फिर लिम्फोसाइट आती है, फिर लिम्फोसाइट के बाद फिर मोनोसाइट आती है, फिर इसिनोफाइल, फिर बेसोफाइल। अब इसको कैसे याद रखना है, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास, ठीक है, ये है हमारे पास निमोनिक, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास, मतलब न्यूट्रो नेवर, लिम्फो लेट, मंकीज मोनो, ईट इसिनोफिल, बनाना बेसोफिल, ठीक है। सिंपल सा है, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों के लिए हम निमोनिक्स वगैरह या इस तरीके की सीक्वेंस याद कर सकते हैं, बट बहुत ही ऐसा कुछ हो गया कि भाई साहब इतने सारे एग्जांपल्स हैं तो उनको रट ही लेना, ठीक है, फिर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। नेवर लेट मंकीज ईट बनानास, ठीक है, न्यूट्रो लिम्फो मोनो इसिनो बेसो, ठीक है। तो आराम से ऐसे याद रख सकते। चलो अब भाई साहब इनके करेक्टर्स के लिए मैंने एक टेबल बना दी है, तुम भी अपनी नोटबुक में बना लें, ठीक है जी ठीक है, सॉरी। अब करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर ही देखते हैं। नंबर क्या है, न्यूट्रोफाइल का 60 to 65% न्यूट्रोफाइल प्रेजेंट है, ठीक है जी, 60 to 65% न्यूट्रोफाइल प्रेजेंट है, तो 60 to 65% न्यूट्रोफाइल प्रेजेंट है। इसिनोफाइल 2 to 3% प्रेजेंट है, ठीक है जी। बेसोफाइल 0.5 to 1% प्रेजेंट है, मतलब लेस देन 1% है, ठीक है। मोनोसाइट 6 to 8% प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट 20 to 25% प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब मैं बात करूँ न्यूक्लियस की शेप की, यार एनसीईआरटी में ना बहुत डिटेल मतलब दिया हुआ है अलग से, ठीक है। तो न्यूक्लियस की शेप भी बहुत मतलब बेसिकली तुम्हें ना जो यहाँ देखो ये जो तुम्हारी ये सारी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स में तुम्हें ना लॉब्ड न्यूक्लियस भी मिल सकता है। लॉब्ड न्यूक्लियस मतलब जिनके लॉब्स में बटे होंगे, लॉब्स मतलब एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, तो ये बोला गया है मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की शेप की बोले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रोफाइल क्या है, मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस वाला, जिसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मतलब बहुत सारे लॉब्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मल्टी लॉब्ड किसका है भाई साहब, न्यूट्रोफाइल का। न्यूट्रोफाइल में बहुत सारे लॉब्स दिखेंगे तुम्हें न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर आती है इसिनोफाइल। इसिनोफाइल में क्या है, बाइलॉब्ड न्यूक्लियस, तुम्हें बाइलॉब्ड न्यूक्लियस दिखेगा। क्या होता है इसका, हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेडफोन बना होता है, ठीक है। तो ये बाइलॉब्ड भी है, 2 लॉब्स भी हो गए और हेडफोन भी बन गया। और इसका एस शेप्ड होता है भाई साहब, ठीक है, इस तरीके का ये एस, हाँ
ये लॉब भी हो गए और एस शेप न्यूक्लियस भी बन गया, ठीक है, इस तरीके से। चलो जी अब देखते हैं। हाँ, तो इसिनोफिल जो है हमारे पास, इधर देखो, जो हमारी इसिनोफिल है इसका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड और हेडफोन शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। लिख लेना यहाँ पर कौन सा शेप होता है, हेडफोन शेप। बहुत बड़ा कौन सा शेप है, हेडफोन, ठीक है, इसिनोफिल हेडफोन। और इसका क्या है भाई साहब, इसका क्या है, एस शेप, एस शेप, ठीक है। चलो इसका मल्टीलोब्ड हो गया, इसका हेडफोन शेप्ड है, इसका एस शेप्ड है, ठीक है। तो इसका एस शेप न्यूक्लियस है और इसका बाइलोब्ड हेडफोन शेप न्यूक्लियस है, ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारे पास कौन सी, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है, 6 to 8% प्रेजेंट है। इसका किडनी बोल सकते हैं, बीन बोल सकते हैं या होर्स शू बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस तुम्हें कैसा दिख रहा है मोनोसाइट का, किडनी बोल सकते हैं, बीन बोल दिया या होर्स शू, ठीक है। कौन सी है ये, मोनोसाइट। अब ये कौन सी रह गई, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मोनोसाइट का क्या है, लार्ज राउंड न्यूक्लियस है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन बोले तो हमारी जो क्या है, लिम्फोसाइट, ये हमारी न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन हुआ है बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो यार सब अभी पढ़ के आए हैं, बोन मैरो के स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसिनोफिल का भी बोन मैरो में ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। बेजोफिल का भी बोन मैरो में, मोनोसाइट का बोन मैरो में। अब लिम्फोसाइट पे हो यार, बोन मैरो एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या बला है, ठीक है। तो छोड़ो अभी सिर्फ लिखो इतना कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं ये डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, ठीक है जी। अभी नहीं पढ़ना है इनके बारे में। चलो नेक्स्ट, फंक्शन। हाँ जी, अब भाई साहब जो हमारा, अरे यार ये कैसे दिखाऊंगा, जो हमारी न्यूट्रोफाइल है, न्यूट्रोफाइल को बोला गया है माइक्रोस्कोपिक पुलिस, रीच फर्स्ट इन टू इन्फेक्शन साइट। देखो माइक्रोस्कोपिक पुलिस बोला गया है जहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारे देख गुंडे मवाली आएंगे, मतलब जो हमारी डिजीज़ आएगा, कुछ भी पैथोजन आएगा, फॉरेन पैथोजन, जो कि भाई साहब तुम्हारी बॉडी को ख़राब करना चाहता है, तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत करना चाहता है, तो ये सबसे पहले पहुँचेगी, न्यूट्रोफाइल सबसे पहले पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसको बोला गया है माइक्रोस्कोपिक पुलिस। माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई साहब बहुत ही ऐसे छोटे होते हैं, सिंपल सी बात है। माइक्रोस्कोपिक पुलिस बोला गया है। पुलिस क्या है, रीच फर्स्ट टू इन्फेक्शन साइट, सबसे पहले पहुंच के इन्फेक्शन साइट पे लड़ेंगे उनसे, ठीक है जी। WBC का मेनली काम क्या होता है, डिफेंस प्रोवाइड करना काम होता है, ठीक है जी। क्योंकि याद आया WBC की शेप कौन सी होती है, एमीबॉइड शेप होती है। एमीबॉइड क्यों होती है, क्योंकि डिफेंस प्रोवाइड करना है। डिफेंस प्रोवाइड करना है मतलब जहाँ पर भी डिजीज़ आया है, फॉरेन पैथोजन आया है, तो फॉरेन पैथोजन आया है तो भाई साहब जाओ और लड़ो उससे। तो WBC अपना शेप चेंज वगैरह करके जाती है, ठीक है जी। एमीबॉइड ऐसे 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 अजीब सी होके जाती है, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा टेबल में की है मैंने थोड़ा कुछ रह गया था, चलो। हाँ, फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक क्या होती है, फेगोसाइटिक से मतलब जो हमारा फॉरेन पैथोजन आया है उसको खा जाएगी, ठीक है, पुलिस है हमारी। चलो नेक्स्ट क्या है, ये इसिनोफिल है। इसिनोफिल क्या है, डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स, एलर्जी और डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स एंड एलर्जिक, जो एलर्जिक पैथोजन होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी ये। डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स एंड एलर्जिक पैथोजन्स, ठीक है, एलर्जिक पैथोजन्स। सिंपल सी बात है, अगर ये एंटी एलर्जिक है, अगर एंटी एलर्जिक है तो ऑब्वियसली ये एलर्जिक पैथोजन्स को, पैरासाइट्स को जो भी होंगे उनको ख़त्म करेगी। तो ख़त्म करने का काम कौन कर रही है, हमारी इसिनोफिल। इसिनोफिल क्या कर रही है, एंटी एलर्जिक है। एंटी एलर्जिक है तो भाई साहब जो भी पैथोजन्स है, एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको एंटी एलर्जिक है, ठीक है। मतलब एंटी एलर्जिक बोले तो जो एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मार देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है जी। तो इसिनोफिल का क्या काम है, एंटी एलर्जिक होती है इसिनोफिल। इसिनोफिल मतलब एंटी एलर्जिक, ठीक है। फिर कौन सी है हमारे पास, बेजोफिल। बेजोफिल भाई साहब रोल इन एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन। देखो भाई साहब कौन सी है, बेजोफिल है। बेजोफिल क्या क्या सिक्रीट करे, बेजोफिल मतलब मास्ट सेल, याद रख लो। बेजोफिल मतलब मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या कर रही थी, हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। क्या क्या काम थे इसके, हिस्टामिन का काम था वेसोडाइलेशन, हेपारिन का काम था एंटीकोगुलेंट, सेरोटोनिन का काम था वेसोकंस्ट्रिक्शन।
अब यार तुम्हें थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा? हिस्टामिन क्या करता है, ये जो क्या है, एलर्जी और इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, और ये जो है एंटी एलर्जिक है, ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंपल सी बात है। तो सिक्रीट्स हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। फिर आती है हमारे पास मोनोसाइट। मोनोसाइट बोले तो हमारी मैक्रोफाजेस ऑफ ब्लड। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल दोनों मैक्रोफाजेस हैं, दोनों फेगोसाइटिक इन नेचर है। फेगोसाइटोसिस कौन कौन कर रही हैं? दो, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है, याद रखना। तो मैक्रोफाजेस ऑफ ब्लड नोन एज फेगोसाइट्स। एंटी हिस्टामिन क्यों बोला गया है भाई साहब? मैक्रोफाजेस है, एंटी हिस्टामिन भी है। एंटी हिस्टामिन क्या हुआ? ये वैसो डायलेशन करता है हिस्टामिन, तो उनको रोकेगी, ठीक है, वैसो डायलेशन होने से रोकेगी, ठीक है जी, इन्फ्लेमेशन होने से रोकेगी। तो मैक्रोफाजेस ऑफ ब्लड नोन एज फेगोसाइट्स, और एंटी हिस्टामिन भी है, ठीक है, एंटी हिस्टामिनिडेज बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती हैं भाई प्यारी प्यारी हमारी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं किसमें? डिफेंस का काम कर रही हैं। डिफेंस का काम सबसे ज़्यादा कैसे कर रही हैं भाई साहब? क्योंकि इनके पास हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अभी तो ओवरव्यू पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में अच्छे से पढ़ना है। चलो जी, टी लिम्फोसाइट्स में आती है हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स में होती है प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी सेल्स एंड इफेक्टर बी सेल्स, ठीक है। ये सब एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए काम करती है, ठीक है जी। और जो ये हेल्पर सेल्स हैं, ये क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंस करने के साथ साथ, मतलब बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनके साथ टी लिम्फोसाइट्स मिलकर काम करती हैं, तो इनको इसीलिए हेल्पर सेल्स बोला गया है, ठीक है जी, हेल्पर सेल्स बोला गया है। साइटोटॉक्सिक मतलब जो भी पैथोजन आया है उसको किल करती है। साइटोटॉक्सिक, साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक मतलब तुम्हें बताइए, ठीक है, तुम्हारे साथ तो बहुत बार हुआ होगा, ठीक है, टॉक्सिक, ठीक है। मेमोरी टी सेल्स, अब भाई साहब एक मान लो सिंपल सी बात है, एक पैथोजन आया था, तो अगर एक पैथोजन आया था, अगर वो अगली बार बॉडी में आया तो उसके लिए मेमोरी भी तो बना के रखनी पड़ेगी, कि अगर पहली बार ये हमारी बॉडी में आया, हमने इस तरीके से काम किया था तब ये जाके मरा था, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये दूसरी बार बॉडी में आया तो हमें ऐसे ही काम करना है, ठीक है जी, तो मेमोरी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर रहता है बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी सेल्स, इफेक्टर बी सेल। तो ये क्या है, मतलब जो हमने वो ग्लोबुलिन्स कौन सी थी वो, गामा ग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा था ना, हाँ जी, याद आया, प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम, ठीक है जी। चलो हाँ, अभी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, चलो लिख के लाती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होती है? WBC होती है। ल्यूकोसाइट WBC है, तो मतलब अगर हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, क्यों भाई साहब? देखो यहाँ पर देखो भाई साहब, न्यूट्रोफिल में बोला गया है मल्टीलोब्ड है, इसीलिए उसको बोला गया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कैसे भाई साहब? देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। न्यूक्लियर का मतलब, मॉर्फो क्या हुआ? मतलब बहुत, मतलब मोर देन वन मॉर्फोलॉजी। सिंपल सी बात है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो लॉब्स में दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लॉब्स बने हुए। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के बहुत सारे न्यूक्लियस के लॉब्स हैं, लॉब्स में डिवाइडेड है, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है जी। अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। लिखो, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा अगर हम बात करें, प्लाज्मा हो गया ब्लड माइनस, ब्लड में से अगर मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? RBC है, प्लेटलेट्स है, अगर मैंने उसको हटा दिया, तो अगर हमने बात की थी अभी ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स है, दैट इज योर प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा दिया तो वो प्लाज्मा बचेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा दिया, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या होता है? प्लाज्मा होता है। एक टर्म है सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? ब्लड में से जब मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हुए? हमारे पास ना 13 फैक्टर्स होते हैं, 13 मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, मतलब क्लॉटिंग करवाते हैं, ठीक है जी। तो अभी इतना उसके बारे में नहीं पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसको बोलते हैं सीरम। अब लिम्फ क्या होता है, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में वैसे तो पढ़ना है, हाँ जी। तो लिम्फ क्या होता है? हाँ जी, लिम्फ क्या? ब्लड में से जब मैंने माइनस कर दिया RBC,
प्लेटलेट्स, अरे अरे, platelets and your large proteins, that is your lymph। ठीक है जी, चलो जी लिख तो लो। अब इसको भी अच्छे से लिख लेना अपनी नोटबुक में। हाँ जी, चलो इतना लिख लो, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हमने इंट्रोडक्शन लिया हमारे ब्लड का, और उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, प्लाज्मा क्या होता है, WBC कितने टाइप के होते हैं, सबके बारे में हमने डिटेलिंग में पढ़ा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम और आगे बढ़ रहे होंगे, प्लेटलेट्स कैसे बनती हैं, लिम्फ के बारे में पढ़ रहे होंगे, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आगे पूरा लेक्चर आने वाला है, तो अच्छे से देखना सब चीज़ों को, और सब्सक्राइब कर दो बायोबडी को, और अपने फेलो नीट एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज उनको भी हेल्प हो, ठीक है। तो बाय।